अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हमने डिस्कस किया था। अकाउंटिंग का जो सिस्टम है जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। और उसके अलावा अकाउंटिंग में होने वाले जो फंक्शंस हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 बुनियादी फंक्शंस हैं वो अकाउंटिंग में परफॉर्म किए जाते हैं अकाउंटिंग के सिस्टम में। जिसमें पहला प्रोसेस जो है वो रिकॉर्डिंग कहलाता है, दूसरा जो है वो क्लासिफिकेशन कहलाता है, तीसरा जो है वो समराइजिंग कहलाता है और चौथा जो है वो इंटरप्रेटिंग या इंटरप्रिटेशन कहलाता है। अब इसमें हम आज इस जो फंक्शंस हैं उसमें से पहले फंक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं मज़ीद उसको एक्सप्लेन करता चलूँ कि लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग का जो सिस्टम है उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, हर ट्रांजैक्शन जो है वो उसके मिनिमम जो है वो 2 इफ़ेक्ट होने हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इवन मोर देन दैट भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने इफ़ेक्ट होने हैं? 2। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मार्केट में गया और मैंने मिसाल के तौर पे शोरूम में गया और मैंने गाड़ी परचेज़ की। अब मैंने गाड़ी जो है वो शोरूम वालों से ले ली और मैंने उनको पेमेंट कर दी। अब यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो मैंने 2 काम किए। पहला काम तो मैंने शोरूम वालों को पेमेंट की, पैसे दिए, और दूसरा काम मैंने उनसे गाड़ी ले ली। ठीक है, अब ये 2 काम हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग जो है वो ये कहती है कि ये दोनों काम अलग अलग रिकॉर्ड होने चाहिए। यानी जो गाड़ी का ख़रीदना है वो अलहदा अमल है, उसे अलग रिकॉर्ड होना चाहिए, और जो पैसों का देना है वो एक अलग अलग अमल है, उसे अलग से रिकॉर्ड होना चाहिए। अब जिन लोगों ने अकाउंटिंग का ये सिस्टम डिज़ाइन किया था उन लोगों ने फिर वो जो 2 इफ़ेक्ट हैं उनको जो है वो 2 इफ़ेक्ट जो हैं उनको 2 नाम दिए। उनको मैं आगे चल कर डिस्कस करता हूँ। पहले हम यहाँ पे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में पहले जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, यानी जो रिकॉर्डिंग करना है ये अकाउंटिंग का पहला फंक्शन है या अकाउंटिंग के सिस्टम में होने वाली पहली एक्टिविटी है। रिकॉर्डिंग की डेफिनेशन ये है कि रिकॉर्डिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच business transactions are recorded in the form of journal entry। यानी ये जो हम रिकॉर्डिंग का प्रोसेस करते हैं, अब डेफिनेटली अकाउंटिंग एक सिस्टम है और उसने एक सिस्टम को फॉलो करना है, और उस सिस्टम में जो चीज़ें रिकॉर्ड होनी हैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। तो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है इसमें हम जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको जर्नल एंट्री की शक्ल में जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल कि ये जर्नल एंट्री क्या होती है, तो वो इंशाल्लाह आगे चल के हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्री जो है वो उसको हम कैसे, किन रूल्स को फॉलो करके हम जर्नल एंट्री बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है द फॉर्मेट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग प्रोसेस इज़ नोन एज जर्नल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग जो है वो एक सिस्टम को फॉलो करती है और उस सिस्टम में हर चीज़ को रिकॉर्ड करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। ठीक है, तो जिस फॉर्मेट के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है उस फॉर्मेट को हम कहते हैं जर्नल। अब ये जर्नल कैसे बनता है, इसमें इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है, ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में। रिकॉर्डिंग प्रोसेस इज़ परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
अब ये जो हम रिकॉर्डिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम जिन रूल्स को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। अब यहाँ पर ये सवाल कि जी ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिन लोगों ने अकाउंटिंग का सिस्टम डिज़ाइन किया, उन्होंने अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट कहे रिकॉर्ड होने, कि अकाउंटिंग के सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम दो इफ़ेक्ट जो हैं वो रिकॉर्ड होने हैं। अब उन्होंने एक इफ़ेक्ट को नाम दे दिया डेबिट का और एक इफ़ेक्ट को नाम दे दिया क्रेडिट का। ठीक है। अब यहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि जी डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा व्यूअर्स कि डेबिट और क्रेडिट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो डिक्शनरी में भी अगर आप देखेंगे तो डेबिट का मतलब होता है लेफ़्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, और क्रेडिट में जो लिखा है डिक्शनरीज़ में वो लिखा हुआ है राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। चूँकि अकाउंटिंग में डेबिट का मतलब होता है किसी भी एक अकाउंट की जो लेफ़्ट साइड है वो, और क्रेडिट का मतलब होता है किसी भी अकाउंट की राइट साइड। ठीक है। और अगर किसी डिक्शनरी में कोई एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है तो वो सिर्फ इतनी दी हुई है कि दीज आर द नेम्स ऑफ टू ट्रीटमेंट्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, कि ये अकाउंटिंग में होने वाले दो ट्रीटमेंट्स का नाम है। ये जो डेबिट है इसको हम एब्रीवेट करते हैं DR के साथ। ठीक है, DR स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्ड, D फॉर डेबिट एंड R फॉर रिकॉर्ड। ठीक है, और क्रेडिट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एब्रीविएशन का CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है, तो डेबिट के लिए DR हम लिखेंगे और क्रेडिट के लिए हम CR लिखेंगे। ये इसकी स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद अब अगला जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि ये जो डेबिट और क्रेडिट है, अब डेफिनेटली यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जिन लोगों ने अकाउंटिंग को जो है वो डिज़ाइन किया, जिन लोगों ने अकाउंटिंग का जो सिस्टम है उसको डिज़ाइन किया, उन्होंने इस सारे सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ रूल्स डिफ़ाइन किए ताकि हर शख्स जो है उन्हीं रूल्स को फॉलो करे। ठीक है, ये ना हो कि मैं एक चीज़ को डेबिट कर रहा हूँ तो कोई दूसरा बंदा उस चीज़ को क्रेडिट कर रहा है, ऐसा ना हो। तो उन्होंने इस पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स डिसाइड कर लिए कि और डिसाइड कर दिए कि जी अगर आपने किसी चीज़ को डेबिट या क्रेडिट करना है तो आपने इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ठीक है, अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनके लिए यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर टू अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के जो बेसिक रूल्स हैं उनको समझने के लिए या उनको याद करने के लिए या उनको अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। ठीक है, पहली अप्रोच जो है ये कहलाती है कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के 5 कंपोनेंट हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम्स, एक्सपेंसेस और कैपिटल। तो इन कंपोनेंट्स को बेस बनाकर हम डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ को डेबिट करना है और किस चीज़ को क्रेडिट करना है। दूसरी जो बेस है उसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बेस्ड, यानी इसमें हम जो अकाउंटिंग में डिफरेंट अकाउंट्स आते हैं उनको हम टाइप्स में डिवाइड करेंगे और फिर उन टाइप्स के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ को कब डेबिट और क्रेडिट करना है। ठीक है, तो चलते हैं पहली किस्म की तरफ। पहली जो अप्रोच है कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच, ये नीचे टेबल बना हुआ है आप लोग देखिए। तो सबसे पहले कॉलम में 5 कंपोनेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम्स, एक्सपेंसेस और कैपिटल। ठीक है, अब ये जो 5 कंपोनेंट हैं ये या तो इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे। ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, इंक्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे या डिक्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए ये 2 कॉलम मैंने बनाए हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो गौर कीजिएगा कि जो एसेट का रूल है वो ये है कि अगर एसेट में इजाफा होगा, अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन के नतीजे में हमारे पास जो एसेट्स हैं उनमें इजाफा होता है तो हम उस एसेट को डेबिट करेंगे, और अगर एसेट में कमी होती है तो हम उस एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरह लायबिलिटीज़ जो होती हैं, लायबिलिटीज़ का रूल ये है कि अगर लायबिलिटीज़ में इजाफा होगा तो हम उन्हें क्रेडिट ट्रीटमेंट देंगे, और अगर लायबिलिटी
में कमी होगी तो हम उसे डेबिट करेंगे। इसी तरह से इनकम्स जो हैं वो लायबिलिटीज़ की तरह ही हैं कि इनकम्स में अगर इजाफ़ा होगा तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे और अगर इनकम में कमी होगी तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस जो हैं उनका रूल ये है कि अगर ये इंक्रीज़ हों तो डेबिट होंगे और अगर डिक्रीज़ हों तो क्रेडिट होंगे, ठीक है। और आखिर में जो कैपिटल है, कैपिटल जब इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, ठीक है। अब अगर इनको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन कर दूं याद करने में आसानी के लिए, तो ये 5 कंपोनेंट हैं। 5 में से 2 कंपोनेंट जो है ना वो इंक्रीज़ होने पर डेबिट होते हैं और डिक्रीज़ होने पर क्रेडिट होते हैं। वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एसेट्स और एक्सपेंसेस। देखिएगा, जो एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं ये दोनों नंबर 1 पे और नंबर 4 पे, एसेट्स और एक्सपेंसेस ये दोनों इंक्रीज़ होने पर डेबिट हो रहे हैं और डिक्रीज़ होने पर क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो बाकी की 3 चीज़ें हैं यानी कि लायबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल, इन तीनों का जो ट्रीटमेंट है वो सेम है, यानी ये तीनों इंक्रीज़ होने पर क्रेडिट हो रहे हैं और डिक्रीज़ होने पर हम इन्हें डेबिट करेंगे, ठीक है। तो याद क्या रखना है आसान लफ्ज़ों में कि एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होने पर डेबिट होते हैं और डिक्रीज़ होने पर क्रेडिट होते हैं, और लायबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल ये तीनों इंक्रीज़ होने पर क्रेडिट होते हैं और डिक्रीज़ होने पर डेबिट होते हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट बेस्ड अप्रोच, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट बेस्ड अप्रोच में हमने जो अकाउंट्स हैं, जो अकाउंटिंग में डिफरेंट अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, इसमें जो पहली कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। पहली कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स और तीसरी कैटेगरी जो हमने बनाई है उसे हम बोलते हैं रियल अकाउंट्स, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स दैट इज़ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, ठीक है। यानी इसमें जब भी किसी बंदे का नाम इस्तेमाल होगा या किसी भी कंपनी का नाम इस्तेमाल होगा, जैसे मिस्टर अली है, मिस्टर अहमद है, मिस्टर खालिद है, जाहिद है, तो जब भी लोगों के नाम आएंगे या किसी कंपनी का नाम आएगा, जैसे ABC एंड कंपनी, अल्फ़ा कंपनी, जब किसी कंपनी का नाम आएगा या किसी पर्सन का नाम आएगा तो भी हम उसे पर्सनल अकाउंट ही ट्रीट करेंगे। यानी जब हमारे सामने कोई ट्रांजैक्शन आएगी ना और उसमें किसी बंदे का नाम लिखा होगा तो हम उसे कौन सी कैटेगरी में कहेंगे कि ये कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है जी। फिर इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किन्हें कहते हैं? अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ इनकम यानी जितने भी हमारे अखराजात होते हैं और हमारी आमदनियाँ होती हैं वो तमाम के तमाम अकाउंट्स जो हैं वो किस में फॉल करते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ रेंट पेड है तो रेंट पेड जो है ये मेरा एक्सपेंस है, और अगर मैं कहूँ रेंट रिसीव्ड है तो रेंट रिसीव्ड मेरी इनकम है। यानी हमें जो अकाउंट है उसको देख के पता चलेगा कि ये ख़र्चों में शामिल होगा या इनकम में शामिल होगा, ठीक है ना। तो ये लेकिन ये दोनों किस अकाउंट में फॉल करेंगे, किस टाइप में फॉल करेंगे? नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में, ठीक है। और तीसरा जो है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होते हैं अकाउंट्स ऑफ एसेट्स और थिंग्स, यानी चीज़ों के अकाउंट, जिसमें नॉर्मली चीज़ों से मुराद हम एसेट्स लेते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी एसेट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल्स हैं, कैश है, बैंक बैलेंस है, ये सब क्या हैं? ये सब एसेट्स के अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो जब भी किसी एसेट का नाम आएगा तो हम उसे किस कैटेगरी में लेके जाएंगे? रियल अकाउंट में, ठीक है। तो अब ये 3 कैटेगरी हैं, पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स, ठीक है। अब इनका जो रूल है वो याद रखिएगा कि जो पर्सनल अकाउंट है ना वो या तो रिसीवर हो सकता है या गिवर हो सकता है, ठीक है ना। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन में जिस पर्सन से हम डील कर रहे हैं वो या तो हमारे लिए रिसीवर होगा या हमारे लिए गिवर होगा। मिसाल देता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि कैश पेड टू मिस्टर अली, कि हमने मिस्टर अली को कैश दे दिया है,
तो मिस्टर अली ने हमसे कैश वसूल किया है, तो मिस्टर अली जो है वो हमारे लिए रिसीवर होगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अली, कि मिस्टर अली ने हमें कैश दिया है, तो अब मिस्टर अली का जो स्टेटस है वो हमारे लिए गिवर का होगा, ठीक है ना। तो हमने स्टेटमेंट को पढ़ के ये अंदाज़ा लगाना है कि जो सामने वाला पर्सन है जिसका नाम लिया गया है वो रिसीवर की कैटेगरी में फॉल करता है या गिवर की कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है ना। तो अब इसका रूल क्या है कि अगर तो उसका स्टेटस रिसीवर का होगा, कौन सा होगा जी, अगर उसका स्टेटस रिसीवर का होगा तो हम उसको हमेशा डेबिट करेंगे, और अगर उसका स्टेटस गिवर का होगा तो हम उसे क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। ये पर्सनल अकाउंट के रूल हैं कि दैट रिसीवर विल ऑलवेज बी डेबिटेड एंड गिवर विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया था कि इसमें इनकम्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट हैं, तो याद रखना है कि इनकम्स जो हैं वो हमेशा क्रेडिट होती हैं, इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, और एक्सपेंसेस जो हैं ये हमेशा डेबिट होते हैं। इनकम्स हमेशा क्रेडिट और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है। और हमें ये स्टेटमेंट पढ़ के पता चलेगा कि जो इनका जो आइटम है वो इनकम की कैटेगरी में है या एक्सपेंस। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर मैं कहूँ सैलरीज पेड, तो सैलरी हमने दी है, तो जो सैलरी दी है वो हमारे लिए ख़र्चा है, तो वो डेबिट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ सैलरी रिसीव्ड, तो इसका मतलब है सैलरी हमें मिली है, तो सैलरी हमारी इनकम है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और तीसरा अकाउंट जो है वो है रियल अकाउंट, मैंने बताया। तो रियल अकाउंट में एसेट्स जो हैं वो या तो इंक्रीज़ होते हैं या उनकी जो है ना वैल्यू उसमें इजाफा होगा या उसकी वैल्यू में, एसेट्स की वैल्यू में कमी होगी। अगर एसेट्स की वैल्यू में इजाफा होगा यानी एसेट इंक्रीज़ होंगे तो वो डेबिट होंगे हमेशा, और अगर एसेट डिक्रीज़ होंगे तो हमेशा क्रेडिट होंगे, ठीक है जी। तो ये रूल हैं पर्सनल अकाउंट के। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर डेबिट होगा, गिवर क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट्स में इनकम क्रेडिट होंगी, एक्सपेंस डेबिट होंगे। रियल अकाउंट्स में जब एसेट इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट और डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेज़ हैं डेबिट और क्रेडिट को डिसाइड करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इन रूल्स की एप्लीकेशन करेंगे, यानी जब हमारे सामने कोई ट्रांजैक्शन आएगी और हमने ये डिसाइड करना होगा कि हम इसमें से किस चीज़ को डेबिट करें और किस चीज़ को क्रेडिट करें, तो ये जो सारे बेसिक रूल्स हैं ये हमारे बैक ऑफ माइंड चल रहे होते हैं। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस कि कोई हमसे पूछे कि आपने ये कैसे डिसाइड किया है, ठीक है ना। अगर हमसे कोई पूछे कि आपने कौन सी अप्रोच यूज़ की है तो देन तो हम उसे बताएंगे दोनों अप्रोचेज़ के मैंने कौन सी वाली अप्रोच यूज़ की है, इधर मैंने कंपोनेंट बेस्ड की है या रियल अकाउंट, या मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट बेस्ड की है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ना किया जाए तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि आप बताएं कि आपने कौन सी अप्रोच यूज़ की है, बिकॉज़ ये अप्रोचेज़ आपके बैक ऑफ माइंड जो है ना ये चल रही होती हैं, आपका माइंड उनको प्रोसेस कर रहा होता है। तो जो भी अप्रोच आप यूज़ करें, चाहे आप कंपोनेंट बेस्ड करें, चाहे आप टाइप्स ऑफ अकाउंट बेस्ड करें, चाहे आप इन दोनों को कंबाइन कर लें, ठीक है ना, आंसर हर सूरत में सेम आता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक अकाउंट जो है वो कंपोनेंट बेस्ड में डेबिट हो रहा हो और टाइप ऑफ अकाउंट बेस्ड में क्रेडिट हो रहा हो, ऐसा नहीं होगा। दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो हमेशा सेम ही होगा दोनों अप्रोचेज़ में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो ये आगे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और हम इसको पहले इनकी जो ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं इनको हम एनालाइज करेंगे और फिर इनको हम रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल एंट्री की फॉर्म में, और इसी एग्जाम्पल को फिर हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है जी। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कीजिएगा, और जो मेरी वीडियो है उसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और तमाम दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।